माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथी प्राथमिकता पर जा रही हूं, सार्वजनिक पूंजी निवेश। पूंजी निवेश अपने प्रवर्धन प्रभाव के जरिए त्वरित एवं संघारीय आर्थिक पुनरुत्थान और समेकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पूंजी निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन करने में, बड़े उद्योगों एवं एमएसएमई से विनिर्मित निवेशकों के लिए बढ़ी हुई मांग का उत्प्रेरण करने में मदद मिलती है और बेहतर कृषि अवसंरचना के माध्यम से इससे किसानों को भी मदद मिलती है। उच्च ग्रोथ के साथ महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने की दृष्टि से अत्यंत सशक्त समुत्थानशीलता दर्शाई है। हालांकि हमें 2020-21 में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए उस स्तर को बरकरार रखने की जरूरत है। जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश के कारगर चक्र को निजी निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्तर पर निजी निवेशों के लिए यह जरूरी जान पड़ता है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता की जरूरत है। सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। उपर्युक्त जरूरतों को देखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9% होगा। कारगर पूंजीगत व्यय राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान के साथ साथ निवेश के चलते केंद्र सरकार का कारगर पूंजीगत व्यय 2022-23 में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% जीडीपी का होगा। ग्रीन बॉन्ड्स 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, जिनसे हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायक हों। GIFT विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को GIFT शहरों में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में अपने पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और केवल IFSCA द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर इन्हें घरेलू विनियमों से मुक्त रखा जाएगा। इससे सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। GIFT शहरों में अंतर्राष्ट्रीय विवाचन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सकेगा। देश में सतत एवं माहौल के अनुरूप वित्त पोषण के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं GIFT शहरों में दी जाएगी। डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को अवसंरचनाओं की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए क्रेडिट सुलभ को
सुलभ हो सकेगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था, जिससे स्टार्टअप और विकास के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रकार के निवेश को बढ़ाने के लिए इनके विनियामकों और अन्य प्रकार की बाधाओं की समग्र रूप से जांच परख किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो इस तरह की जांच परख करके उचित उपाय सुझाएगी। सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त फंड्स NIIF और फंड्स के सिडबी फंड से अत्यधिक पूंजी प्राप्त हुई है, जिससे बहुआयामी प्रभाव देखने में आया है। प्रमुख उद्यमान क्षेत्रों जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए सरकार सम्मिश्रित वित्त पोषण के लिए उद्देश्यपरक धन उपलब्ध कराएगी, जिसमें सरकार का हिस्सा 20% तक सीमित होगा और कोष का प्रबंधन निजी कोष प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा। अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय संभावनाओं अवसंरचना की जरूरतों के वित्त पोषण के लिए यह जरूरी है कि सरकारी निवेश में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी भी मिलाई जाए। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के साथ साथ दूसरी परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञानपरक सहायता प्राप्त करने के साथ साथ आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इनकी वित्तीय संभावना को बढ़ाने के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना होगा, वित्त पोषण के नए रास्ते अपनाने होंगे तथा संतुलित जोखिम परक आवंटन किया जाना होगा। डिजिटल रुपया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपये को चालू करने का विचार है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि वे उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन और लाभप्रद रोजगार पैदा करने के लिए अपने पूंजी निवेश को बढ़ा सके। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना का सभी राज्यों ने बहुत ही जोरदार ढंग से स्वागत किया है। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए I'll repeat that. मैं इस वाक्य को फिर से दोहराती हूं। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए चालू वर्ष में योजना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं। ये जो ऋण राज्यों को दिए जाते हैं वो सामान्य कर्ज के अलावा हैं। इस प्रकार के आवंटन का प्रयोग पीएम गति शक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों के अन्य उत्पाद परक पूंजी निवेश में किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित से संबंधित घटक
भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले हिस्से के लिए पूरक वित्त पोषण, जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए सहायता भी शामिल है। अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, जिसमें डिजिटल पेमेंट और OFC नेटवर्क को पूरा किए जाने के बाद भी शामिल है। और भवन संबंधी उपनियमों, नगर नियोजन स्कीमों, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास और अंतरनीय विकास अधिकार से संबंधित सुधार हैं। वर्ष 2022-23 में 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को GSDP के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके लिए शर्तों को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन। बजट अनुमान 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 6.03 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें एयर इंडिया की बकाया गारंटी शुदा देनदारियां और इसकी अन्य विविध प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 91,971 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। बजट अनुमान की ओर देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में कुल व्यय अनुमानतः 39.45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ रुपए की हुई है। चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा GDP का अनुमानतः माननीय अध्यक्ष महोदय 6.9% है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8% अनुमानित किया गया है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानतः 6.4% है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है जिसकी मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे ला दिया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय मैं सरकारी निवेश के माध्यम से प्रगति के पोषण की जरूरत के प्रति सजग हूं, जिससे कि हम और मजबूत और टिकाऊ बन सके। अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।